हेलो एवरीवन। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। 12वीं कक्षा की हमारी जो बुक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये पुस्तक हमारी चल रही थी। तो इसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे इसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो जनसंख्या से संबंधित हम सारी बातें यहाँ पर सीखेंगे। तो एक आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो लेक्चर को जो है सुनिए, और सुनने से के बाद जो है इसका कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत हद तक जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल टॉपिक से संबंधित बढ़ेगी। और जो भी आप नोटबुक तैयार कर रहे हो उस नोटबुक को आप अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएं। तो हम ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सीधा चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। और देखिए पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप जो है आपके टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेहनत कीजिए। और जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर लिखकर अपनी कॉपी टीचर से ज़रूर चेक करवाएं। तो हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। सेकंड चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये कंप्लीट टॉपिक हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज का जो हमारे इस क्लास में हम ये 3 चैप्टर ही पढ़ेंगे। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, पैटर्न जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और फैक्टर जो जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये 3 कंसेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जनसंख्या क्या होती है। तो जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो कोई भी एक रीजन है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा। दूसरा है जनसंख्या वितरण व प्रारूप। अब जनसंख्या जो है भिन्न भिन्न भागों में पूरे विश्व भर में फैली हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। अब जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उनके क्या कारण हैं और जहाँ पर कम लोग रहते हैं उनके क्या कारण हैं, हम आगे जानने की कोशिश करेंगे इसी चैप्टर में। अब जो है जनसंख्या के वितरण और प्रारूप को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हमें यहाँ पर ये बताना होगा किस तरीके से जो लोग जो हैं कौन से क्षेत्रों में अधिक रह रहे हैं या किस तरीके से वितरित हैं। तो इन बातों को अगर हम बताएंगे तो जनसंख्या का प्रारूप हम ये बताएंगे। अब हम यहाँ पर लोगों के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, जनसंख्या के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 कारण है। देखिए कोई भी जो किसी देश के नागरिक हैं तो वो उसका वास्तविक धन होते हैं, और वही लोग जो हैं उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। और संसाधन जो है वो इस्तेमाल करेंगे या संसाधनों को बनाएंगे तो उससे जो है उस देश की डेवलपमेंट निर्धारित होती है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप संसाधन क्या होता है इसकी एक डेफिनेशन जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा है 21वीं शताब्दी जो है इसके प्रारंभ में विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 600 करोड़ जो है 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो ये लगभग 600 करोड़ थी। और विश्व में मोटे तौर पर अगर हम देखा जाए तो 90% जनसंख्या जो है 10% हिस्से पर ही निवास करती है, और विश्व की जो है लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। 60% जनसंख्या। तो ये एक तरह का विश्व की जनसंख्या का पैटर्न है। बहुत ऐसे कम स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक लोग रह रहे हैं, और बहुत ऐसा बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम जनसंख्या के वितरण और प्रारूप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं।
क्योंकि इससे हमें जनसंख्या के वितरण और घनत्व के जो प्रारूप हैं उनके बारे में पता चलता है, और उस इलाके की जो नागरिकीय विशेषताएं हैं, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े, तो उनके बारे में हमें एक समझ विकसित होती है। अगर ये ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं तभी हम जो है लोगों के विकास के लिए या लोगों के लिए योजनाएं बना पाएंगे। तो जनसंख्या वितरण और प्रारूप को पढ़ने के ये महत्व है, इसलिए हम जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, तभी हम जो है उस क्षेत्र के बारे में योजनाएं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसमें बता रखा है भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण को सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो चाहो तो आप ये भी डेफिनेशन बता सकते हो, जो लोगों की जनसंख्या है और जो भूमि का आकार है उनके अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी बता रखा है लोगों की जनसंख्या और भूमि के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये दोनों ही तरह की डेफिनेशन है, आप जो भी बताना चाहो बता सकते हो। इसके बाद हम सीधा चलते हैं इस टेबल के ऊपर, जिसमें रीजन वाइज जो है पॉपुलेशन को बताया गया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में जो है सर्वाधिक लोग रहते हैं, कितने परसेंट लोग रहते हैं? अगर 100 में से देखा जाए तो 59.5%, लगभग 60% लोग जो है एशिया में रहते हैं। तो ये हम ऊपर भी इस पॉइंट को कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। और यहाँ पर जो है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर है 146। तो ये जो डेफिनेशन के हिसाब से तो यहाँ पर 146 लोग जो है वो निवास करते हैं। और सबसे कम जो है, तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 0.5 ये ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया को बोला गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और इतने परसेंट लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और अगर हम घनत्व की बात करें तो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम कौन से महाद्वीप में लोग रहते हैं ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर जो है, भूगोलिक कारक। इसमें जल की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जिस इलाके में पानी होगा तो जिस इलाके में पानी होगा उसी इलाके में लोग रहेंगे, क्योंकि लोगों को भिन्न प्रकार के अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पशुओं के लिए, फसलों और उद्योग धंधों को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जहाँ पर पानी होगा उसी जगह पर जो है लोग रहेंगे। और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है विश्व में जो है जितनी प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदी घाटियों में हुई है। जैसे आपने सिंधु नदी घाटी सभ्यता सुना होगा, तो इसी तरीके से तो किसी न किसी नदी घाटी में लोग रहते हैं, तो उसी ताकि जो है वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला हमारा दूसरा कारक है भू आकृति, लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म जो है जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की स्थल के ऊपर मिलने वाली भू आकृतियाँ। अब जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया होगा उतने लोग वहाँ पर कम रहेंगे, और जितना प्लेन इलाका होगा उतने लोग वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए आपको जो है ज़्यादा मात्रा में समतल मैदानों में लोग देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ढाल कम होती है और समतल मैदान में जो है मकान वगैरह बनाने आसान होते हैं। और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की चाहे कम्युनिकेशन की सुविधा है वो आपको आसानी से जो है मैदानों में मिल जाती है। और मैदान जो है ज़्यादा गर्म या ठंडे नहीं होते, तो इस वजह से लोग जो है मैदानों को अपना प्रेफरेंस देते हैं। तो
इसीलिए जो है जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है, जैसे पर्वतीय और पहाड़ी इलाके हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि के कार्यों के लिए और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या आपको कम मिलेगी। और मैदानी इलाकों में इनके अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान जो है विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, क्षेत्र है। तो इसी तरीके से हिमालय पर्वतीय भाग में विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। इसी तरह से जलवायु के ऊपर हम चर्चा करें तो मानव के रहने के लिए जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। तो जिन इलाकों में ज़्यादा गर्म जलवायु है तो उन इलाकों में भी लोग कम रहेंगे। जैसे कि ये वाला डेजर्ट मरुस्थलीय इलाका है, तो इन क्षेत्रों में लोग कम रह रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, कोल्ड होंगे, तो उन इलाकों में भी लोग कम रहेंगे। और जो बीच के मानव जीवन के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो है लोग ज़्यादा रहेंगे। तो जो मानव के जीवन के प्रतिकूल जलवायु जहाँ पर भी मिलेगी, वहाँ पर जो है लोग कम रहेंगे, चाहे वो ठंडी जलवायु है चाहे गर्म जलवायु है। और इसी तरीके से मानव जीवन के जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर भी जलवायु से संबंधित, वहाँ पर लोग जो हैं ज़्यादा रहेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें मृदा की, सॉइल, तो मृदा जो है ये भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मृदा जो है ये एग्रीकल्चर के लिए जो सहायक है। अगर अच्छी मृदा होगी, उपजाऊ मृदा होगी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कृषि कार्य अच्छे होंगे, तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर जिन भागों में दोमट मिट्टी जो मिलती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, तो उन भागों में लोग ज़्यादा रहते हैं। और जिन क्षेत्रों में जो है उपजाऊ मिट्टी कम मिलती है, तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो मिट्टी किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करती है? मिट्टी का जो उपजाऊपन है, ज़्यादा उपजाऊ होगी तो ज़्यादा उत्पादन देगी। तो फसलों के उत्पादन से ये संबंधित है। तो ये तो पढ़े थे अभी हमने सारे भौगोलिक कारक। तो हम आगे जो स्लाइड में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारक जो है वो किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों में सबसे पहले है खनिज, मिनरल्स। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिनकी भौतिक और रासायनिक संरचना होती है, जिसे हम खनिज कहते हैं। और ये खनिज जो हैं उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ जो है वो इन खनिजों के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। खनिजों को ज़मीन से खोदना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। तो जहाँ पर खनिज अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो वहाँ पर लोग धीरे धीरे बसना शुरू हो जाएंगे और उस इलाके में जो है लोग ज़्यादा रहेंगे। अब ऐसे विश्व भर में कुछ पेटियाँ हैं, और ये आपसे एक एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर ही देखा गया है फाइनल एग्ज़ामों में। तो अफ्रीका का कटंगा जो है, ये वाला इलाका है, जाम्बिया की तांबा पेटी है। तो ये आर्थिक खनिजों के रूप में एक समृद्ध एरिया है। तो इनके बारे में पूछ सकते हैं जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है। तो अफ्रीका में ये क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं और जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी। नगरीकरण, जितना ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है, तो नगरीकरण की वजह से भी जो है जनसंख्या नियंत्रित होती है। अब नगरों में भिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं? जैसे कि रोज़गार के अवसर हैं और शैक्षणिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार, इन सब प्रकार की जो है सुविधाएं आपको शहरों में आसानी से मिलेंगी। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे नगरीकरण जो है कंप्लीट हो रहा है। तो अच्छी सुविधाएं जहाँ पर मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं उनकी तरफ जाएंगे। और जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इस प्रकार की कंप्लीट फैसिलिटी मिलेगी, तो उसी क्षेत्र की तरफ जो है लोग प्रवास करेंगे। प्रवास क्या होता है? लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं, एक स्थान से बी स्थान की तरफ जाते हैं। तो ये लोगों की जो जाने की प्रवृत्ति है, इसी को प्रवास कहा गया है। तो लोग जो है गाँवों को छोड़कर नगरों की तरफ जाएंगे, तो जिससे जो है नगरों का और ज़्यादा वहाँ पर जो है
लोग रहेंगे और नगरों का जो है और ज़्यादा विकास करना पड़ेगा। तो इसीलिए नगरीकरण भी जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने में, या जनसंख्या को नियंत्रित तो नहीं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी तरह से औद्योगिकरण भिन्न प्रकार के उद्योगों का जमावड़ा जो है, तो जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो है, जिस शहर में भी रोज़गार के अवसर ज़्यादा तभी मिलेंगे अगर उस इलाके में जो है औद्योगिक पेटियाँ जो है वो विकसित हुई हैं। तो ये बड़ी मात्रा में जो है लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाती हैं। तो जहाँ पर जो है इंडस्ट्री होगी वहाँ पर उसमें काम करने वालों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होने लग जाएंगी, जैसे कि परिवहन, दुकानदार है, बैंक कर्मचारी है, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं, ये उस इलाके में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी और उस इलाके में लोग जो है धीरे धीरे बसना शुरू कर देंगे। तो औद्योगिकरण भी एक प्रकार से जो है नगरों को बसाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी तरह का आपसे ये पूछा जा सकता है, जापान का जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बताइए। तो कोबे ओसाका जो है प्रदेश, ये जापान का जो है एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है जो औद्योगिकरण की वजह से विकसित हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में आ सकता है। तो ये जो उदाहरण है ये अक्सर ही आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो ये सामाजिक, कल्चरल और सांस्कृतिक जो फैक्टर हैं, इन कारणों की वजह से भी जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। और देखा जाता है ज़्यादातर जो है एक जैसी सभ्यता वाले लोग जो है एक इलाके की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। अब जहाँ पर भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जो अधिक नगर हैं, उन नगरों में जो है लोग जो है ज़्यादा जाते हैं। और जहाँ पर जो है सामाजिक और राजनीतिक अशांति है उस इलाके से दूर हटते हैं, और जहाँ पर सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से शांति है उन इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी तय करती हैं किन नगरों में जो है लोग ज़्यादा रहेंगे, किन नगरों में लोग कम रहेंगे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। आज हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, 3 बातें पढ़ी हैं। तो पहला तो जनसंख्या वितरण के बारे में जाना है, जनसंख्या के प्रारूप के बारे में जाना है, जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना है, और उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ इस लेक्चर की हेल्प से ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने में सहायता मिली होगी। आगे वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।